हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 जिसका नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय, हम लोगों ने अभी तक इसके 2 क्लास को कंप्लीट किया है। आज हमारा तीसरा क्लास है और इस क्लास में भी हम राष्ट्रीय आय के बारे में जानेंगे। तीसा की भयानक आर्थिक स्थिति, फिर केन्स ने किस प्रकार राष्ट्रीय आय को व्यक्त किया है, उसके बाद हम लोग राष्ट्रीय आय की धारणा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने राष्ट्रीय आय के बारे में समझा था। यहाँ एक नोट है, यदि देश की कुल पूंजी विदेशों में लगा दी जाती है तो उससे प्राप्त आय को भी राष्ट्रीय आय में जोड़ दिया जाता है। हमने जो पार्ट 2 वाला वीडियो देखा था, उस वीडियो में हमने इस बारे में समझने का प्रयत्न किया था कि किस प्रकार इंफोसिस कंपनी जो है वो विदेशों में रहते हुए भी वो भारत की कंपनी है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि किस प्रकार विदेशों में पूंजी लगाकर और उससे जो इनकम प्राप्त होता है उसे भी हम लोग राष्ट्रीय आय में जोड़ते हैं। अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको याद होगा, तो वही बात को यहाँ पे दोहराया जा रहा है कि यदि देश की कुल पूंजी विदेशों में लगा दी जाती है तो उससे जो आय प्राप्त होगा उसको हम राष्ट्रीय आय में जोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है तीसा की भयानक आर्थिक मंदी। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि तीसा के भयानक आर्थिक मंदी कब आई थी। तो ये 1929 से 33 के बीच में ये भयानक आर्थिक स्थिति आई थी, आर्थिक मंदी आई थी। और ये जो है अमेरिका में शेयर बाजार के गिरने से शुरू हुई थी और इसी आर्थिक मंदी के कारण प्रोफेसर केन्स ने तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबारने के लिए राष्ट्रीय आय की धारणा को एक नए सिरे से विचार किया है। जो पूछा जा सकता है कि तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबारने के लिए राष्ट्रीय आय की धारणा को नए सिरे से विचार किस अर्थशास्त्री के द्वारा किया गया, तो प्रोफेसर केन्स के द्वारा किया गया। याद रखिएगा प्रोफेसर केन्स का नाम। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो प्रोफेसर केन्स थे, इनके अनुसार राष्ट्रीय आय को उपभोक्ता वस्तु तथा विनियोग वस्तुओं पर किए गए कुल व्यय के कुल योग यानी कि जोड़ के रूप में व्यक्त किया जाता है। यहाँ पे फॉर्मूला भी उन्होंने दिया है केन्स ने कि y = C+I। यहाँ पे y को क्या माना गया है, तो y को राष्ट्रीय आय यानी कि राष्ट्रीय आय बराबर क्या होता है, C+I। C को उपभोग व्यय यानी कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर और I को इन्वेस्टमेंट माना गया है। तो y = C+I, तो दे देगा फॉर्मूला कि y = C+I ये निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री के द्वारा व्यक्त किया गया है। तो आपको याद रखना होगा प्रोफेसर केन्स जो थे उन्होंने राष्ट्रीय आय को नए सिरे से व्यक्त किया है, y = C+I। ठीक है, यानी कि प्रोफेसर केन्स का कहना था कि उतनी उपभोक्ता वस्तुएं कितनी हैं, फिर कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, दोनों को जोड़ने से हम राष्ट्रीय आय को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि C = उपभोग व्यय यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और I = विनियोग यानी कि इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय की धारणा को 3 आयामों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। राष्ट्रीय आय की धारणा 3 प्रकार से स्पष्ट किया। पहला है सकल घरेलू उत्पाद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दूसरा है कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पादन, जिसको हम कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और तीसरा है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय आय की धारणा के 3 आयाम कौन कौन हैं। ये तीनों आयाम को आपको याद करने होंगे, सकल घरेलू उत्पाद, कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पादन और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। ये तीनों जो है राष्ट्रीय आय की धारणा को व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट एक नोट है, भारत में सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है। इसके बारे में भी हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी होती है, तो CSO है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन।
तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत में सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत कौन सी राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है? तो CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। और इस कार्य में राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का सहायता करता है। तो CSO का हेल्प कौन करता है? तो राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को हेल्प करने के लिए कौन है? तो राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन। नेक्स्ट है जो हम लोग पहले जो राष्ट्रीय आय की धारणा को जो 3 भाग में बांटा गया है, सबसे पहले हम सकल घरेलू उत्पाद को देखेंगे, उसके बाद हम दूसरा नंबर में कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पादन को देखेंगे, और तीसरा नंबर में हम लोग शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी देश में किसी दिए हुए वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है उसे सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। यानी कि अगर हमको GDP निकालना हो, तो किसी भी देश की अगर GDP निकालना हो तो उसको भी हम एक वर्ष में कितनी वस्तुओं का उत्पादन होता है, कितनी सेवाओं का उत्पादन होता है, और जो दोनों को मिलाकर उसकी कुल मात्रा को हम GDP कहते हैं। लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा कि GDP सिर्फ देश की सीमा के अंदर ही होता है। यानी कि इसकी दूसरी परिभाषा हम दे सकते हैं कि एक देश की सीमा के अंदर किसी भी दी गई समयावधि प्रायः एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुएं तथा सेवाओं का कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। जैसे इस बात को समझने का प्रयत्न कीजिएगा कि किसी भी देश की सीमा के अंदर, यानी कि मान लिया कि किसी देश की ये सीमा हो गई, तो इस सीमा के अंदर एक वर्ष में कितनी वस्तुओं का उत्पादन होता है और सेवा, और उसमें भी हमको अंतिम वस्तुएं का मतलब हो गया कि जैसे में अगर हम कोई भी वस्तु तैयार करते हैं, जैसे हम कपड़ा तैयार करते हैं, तो कपड़ा को तैयार करने के लिए हमको कपास की ज़रूरत होती है, तो हमें कपास ये सब कुछ छोड़ देना है, और अंतिम वस्तुएं क्या हो गया? कपड़ा हो गया। तो कपड़ा तो हम कपड़ा को लेंगे और उससे, और कपड़ा अंतिम वस्तुओं में हम कपड़ा को काउंट करते हैं, क्योंकि कपड़े बनने के बाद में हम उसमें कोई परिवर्तन, कपड़े बन गए तो वो मार्केट में आराम से बेचे जा सकते हैं, इसलिए अंतिम वस्तुओं में कपड़ा हो गया। तथा सेवाओं का कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य, यहाँ पे आप इसके देश के अंदर, इस सीमा के अंदर, सीमा के बाहर की चर्चा यहाँ नहीं हो रही है। सकल घरेलू उत्पाद इसका नाम है, यानी कि सीमा के अंदर ही हम जितनी भी अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य है उसी को हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो आप सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, GDP आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।